नमस्कार साथियों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट द्वितीय के तृतीय पेपर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत पादपों की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात हम प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे ही प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। इसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी आंतरिक आकार की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पादपों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्लांट्स के पेड़ पौधों के अंगों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो विज्ञान की जिस शाखा में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं टिश्यू किसे कहते हैं। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, इसका स्ट्रक्चर आकृति और फंक्शन कार्य तथा डेवलपमेंट जो है एक समान होता है, उन ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक शब्द वैज्ञानिक एन गिरी के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था और फादर ऑफ एनाटॉमी एन गिरी को ही कहा जाता है। ऊतकों में जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है वे सभी एक जैसी एक समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि ऊतक कौन से प्रकार का है। कार्ल नागेली के द्वारा सभी ऊतकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, विभक्त किया गया है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, यानी कि विभज्योत की ऊतक और स्थायी ऊतक। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर किया गया है, यानी कि कार्ल नागेली के द्वारा दो भागों में दो समूह में इन ऊतकों को डिवाइड किया गया है, वो डेवलपमेंट के आधार पर किया गया है। अर्थात डेवलपमेंट के आधार पर ऊतक दो प्रकार के हो गए, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। अब हम पढ़ते हैं विभज्योत की ऊतकों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जो उसे स्थायी ऊतकों से अलग करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योत की ऊतक एक प्रकार का अविभेदित ऊतक होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिका होती है उस कोशिका की जो सेल साइकिल होती है वह हमेशा रनिंग में होती है, अर्थात इसमें विभाजन की जो क्षमता होती है वह हमेशा पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं की बात करें तो उसमें केवल और केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, द्वितीय कोशिका भित्ति उनमें अनुपस्थित होती है। ये जो कोशिकाएं होती हैं छोटी होती हैं और इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वह डेंस होता है, सघन होता है। सामान्यतः इन कोशिकाओं के अंतर्गत वैक्यूल्स रिक्तिकाएं या तो बहुत छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है और केंद्रक इन कोशिकाओं का बड़ा होता है। मेटाबॉलिकली यदि हम बात करें तो ये कोशिकाएं बहुत अधिक सक्रिय होती है, उपापचय रूप से तीव्र सक्रिय होती है और इन कोशिकाओं के अंतर्गत जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं, वो सुविकसित पाए जाते हैं। स्टोरेज फूड की यदि हम बात करें, संग्रहित भोजन की बात करें तो इन कोशिकाओं में संग्रहित भोजन का अभाव होता है। अभाव इसलिए होता है क्योंकि मेटाबॉलिकली ये कोशिकाएं अधिक एक्टिव होती हैं। इन कोशिकाओं में प्लास्टिड का अभाव होता है, लेकिन प्रोप्लास्टिड इन कोशिकाओं में
पाए जाते हैं। विभज्योत की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रदब्बी जो जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो आंतरिक रचनाएं होती है, वे आंतरिक रचनाएं विकसित नहीं होती है। विभज्योत के ऊतकों के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के आपस में सटे हुए होने के कारण एक दूसरे के पास पास सटी हुई कोशिकाएं पाई जाती है, और सटे हुए होने के कारण इनके अंतर्गत जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वह एब्सेंट होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो सभी ऊतकों को दो भागों में, दो समूह में विभक्त किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब हम एक एक करके विस्तार से इन्हें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, विभज्योत के ऊतक के बारे में। स्तंभ और मूल, प्लांट्स के अंतर्गत जो मूल और स्तंभ होता है उन दोनों को सम्मिलित रूप से पादप अक्ष कहा जाता है, प्लांट एक्सिस कहा जाता है। और इसकी जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं के जो शीर्ष होते हैं, स्तंभ का शीर्ष हो या रूट का शीर्ष हो, वहां पर अविभेदित और विभाजन क्षम यानी कि डिविजिबल कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है, और इन कोशिकाओं के समूह को ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, विभज्योत के ऊतक कहते हैं। और जिस रीजन में ये ऊतक प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उस रीजन को मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है। अर्थात पादपों में विभज्योत की ऊतकोयुक्त क्षेत्रों को मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है, अर्थात इन्हीं को ग्रोइंग पॉइंट्स भी कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक का प्राथमिक लक्षण होता है कि इसकी कोशिकाएं हमेशा विभाजनशील होती है। विभाजन की क्षमता इन कोशिकाओं में हमेशा पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक सारांश के, एक समरी के तौर पर जो है दिखाया गया है कि कार्ल नागेली के द्वारा सभी ऊतकों को परमानेंट ऊतक और मेरिस्टेमेटिक ऊतक दो भागों में डिवाइड किया गया है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक और परमानेंट ऊतक यानी कि स्थायी ऊतक दोनों ही ऊतकों के अंतर्गत यहाँ पर एक अंतर दिखाया गया है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक जिसकी कोशिकाओं की जो सेल साइकिल होती है वह रनिंग होती है, जबकि परमानेंट ऊतक जिसकी कोशिकाओं की जो सेल साइकिल होती है वह जीवन अवस्था में रुक जाती है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वे विभाजनशील होती है, जबकि परमानेंट ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, जबकि परमानेंट टिश्यू विभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। अर्थात किसी विशिष्ट कार्य के लिए कोशिकाएं यहाँ पर पूर्णतः विभेदित हो जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो उन्हें भी यहाँ पर एक सारांश, एक समरी के तौर पर दिखाया गया है कि इनकी जो सेल्स होती है स्मॉल होती है, केंद्रक बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सघन होता है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो उनकी संख्या अधिक पाई जाती है। प्लास्टिड एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है। कोशिका भित्ति की बात करें सेल वॉल की तो प्राइमरी सेल वॉल जो है इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि पतली और लचीली होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है द्वितीयक कोशिका भित्ति इनमें अनुपस्थित होती है, और कोशिकाएं पास पास सटी हुई पाई जाती है, जिसके कारण इनकी कोशिकाओं के मध्य में यानी कि दो सेल्स के मध्य में इंटरसेलुलर स्पेस अनुपस्थित होता है, और ये सभी कोशिकाएं मेटाबॉलिकली अधिक एक्टिव होती है। इसीलिए इन कोशिकाओं में स्टोरेज भोजन का अभाव पाया जाता है। ओरिजिन के आधार पर इन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। वह मेरिस्टेम टिश्यू जो आरंभ में ही किसी प्लांट्स में उपस्थित होता है, अर्थात ऐसा टिश्यू
ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसका निर्माण भ्रूणावस्था में होता है, तो भ्रूणावस्था में निर्मित होने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बाद में प्री मैच्योर टिश्यू से बनता है, उसे परमानेंट टिश्यू की उत्पत्ति मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है, उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू से जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण होता है तो उस क्रिया को विभेदन कहा जाता है, अर्थात परमानेंट ऊतक के द्वारा द्वितीयक मेरिस्टेमेटिक विभज्योत की ऊतक का निर्माण होना विभेदन डिफरेंशिएशन कहलाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो क्रियाशीलता होती है, इसी के कारण प्लांट्स के अंतर्गत जो है द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है, द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। डे डिफरेंशिएशन के आधार पर यदि देखें तो प्राइमरी जो मेरिस्टेम होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है एपिकल, दूसरा होता है इंटरकैलरी और तीसरा होता है लाइटरल। एपिकल की यदि हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार का होता है, यह भी शूट अपेक्स और रूट अपेक्स। रूट अपेक्स की बात करें तो वहां पर यह रूट कैप के द्वारा सुरक्षित रहता है, और शूट अपेक्स की बात करें तो वहां पर जो मेरिस्टेम होती है वह लीफ प्रिमोर्डिया के द्वारा सुरक्षित होती है। एपिकल मेरिस्टेम की क्रियाशीलता के कारण ही जो प्लांट्स होता है उन प्लांट्स की लंबाई में बढ़ोतरी होती है, प्लांट्स की जो लंबाई होती है उसमें वृद्धि होती है। भ्रूणावस्था में सबसे पहले जिस ऊतक का निर्माण होता है उस ऊतक को ही प्रोमेरिस्टेम कहते हैं। प्रोमेरिस्टेम के विभाजन से ही आगे चल करके यू मेरिस्टेम का निर्माण होता है। हेवरलैंड्स के अनुसार यू मेरिस्टेम जो है 3 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, अर्थात इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। पहला है प्रोटोडर्म, दूसरा प्रोकैम्बियम और तीसरा ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म के द्वारा आउटर मोस्ट लेयर का निर्माण होता है जिसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है, और प्रोकैम्बियम की क्रियाशीलता के द्वारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है, और उसके द्वारा जो है पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। यदि हम एल्गी और फंजाई की बात करें तो एल्गी और फंगस में यानी कि फंजाई में एपिकल मेरिस्टेम नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि इनमें डिफ्यूज प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है, जो कि एनिमल्स में भी डिफ्यूज प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है। डिफ्यूज ग्रोथ प्रकार की जो ग्रोथ होती है उसमें प्रत्येक सेल में विभाजन की क्षमता होती है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की यदि हम बात करें तो उनमें एपिकल मेरिस्टेम सिंगल सेल का बना हुआ होता है, और उस कोशिका को एपिकल सेल कहा जाता है, और एपिकल सेल की जो आकृति होती है वह पिरामिड के समान होती है, और यह कोशिका 2 लैटरल साइड में जो है विभाजन करती है, अर्थात 2 लैटरल साइड में इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यदि हम फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो वहां पर एपिकल मेरिस्टेम अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक थ्योरी, अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि एपिकल सेल थ्योरी कार्ल नागेली और वॉल्फ के द्वारा दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से हिस्टोजन थ्योरी है, हिस्टिन द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट है डर्मेटोजन और पेरिबिलम और पिलरम, इन 3 भागों में हिस्टोजन थ्योरी में इसको समझाया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम, यानी कि विभज्योत की ऊतक का जो वर्गीकरण किया गया है वो इन निम्न 4 बिंदुओं के आधार पर किया गया है। पहला है ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति और परिवर्तन के आधार पर। दूसरा है विभाजन का तल, यानी कि प्लान ऑफ डिवीजन के आधार पर। तीसरा है पोजीशन इन प्लांट बॉडी, पादप शरीर में इनकी स्थिति क्या है उस आधार पर। और अंतिम है उसके कार्य के आधार पर। तो दोस्तों इस प्रकार से इन
मेरिस्टेमेटिक ऊतक का क्लासिफिकेशन इन निम्न 4 बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में दिखाया गया है कि चारों ही आधारों पर मेरिस्टेमेटिक ऊतकों, विभज्योत के ऊतकों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर। ओरिजिन और डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोमेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्लान ऑफ डिवीजन की यदि हम बात करें विभाजन के तल के आधार पर, तो यहाँ पर भी उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मास मेरिस्टेम, दूसरा है प्लेट मेरिस्टेम और तीसरा है रिब मेरिस्टेम। नेक्स्ट आता है पोजीशन के आधार पर, तो पोजीशन के आधार पर भी यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इसको भी 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा आता है स्टेम यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम। सेकंड आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और अंतिम आता है लेटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर इससे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है कार्य के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। अब हम पहला पढ़ते हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वर्गीकरण। उससे पहला है प्रोमेरिस्टेम, यानी कि जिसे प्रिमोडियम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम या यू मेरिस्टेम भी कहा जाता है। पादप भ्रूण के जो मूलांकुर होते हैं और जो प्रांकुर का डेवलपमेंट होता है, उसी समय पादप में प्रोमेरिस्टेम का डेवलपमेंट होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भ्रूण अवस्था में बनने वाला जो मेरिस्टेम होता है उसे ही प्रोमेरिस्टेम कहा जाता है। यह मूल तथा तने के शीर्ष भाग पर सामान्यतः पाया जाता है। पादप अक्ष के जो शीर्षस्थ वृद्धि क्षेत्र होते हैं, उन शीर्षस्थ वृद्धि क्षेत्र ग्रोइंग जो रीजन्स होते हैं, वहां पर ये एक लंबे समय तक बना हुआ होता है। प्रोमेरिस्टेम के विभाजन से ही आगे चल करके प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है और बाद में इसी से स्थायी ऊतकों का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का ओरिजिन जो है प्रोमेरिस्टेम से होता है। इसकी कोशिकाएं सदैव विभाजनशील होती है और इनकी कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा ही प्राथमिक प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है, जैसे एपिडर्मिस, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फिलोएम, ये सब इसी से बनते हैं। प्राथमिक विभज्योतक मेनली जड़, उसका स्तंभ और उसकी शाखाओं के जो शीर्ष होते हैं या प्रमोडिया पर उपस्थित होते हैं। पादप बॉडी की यदि हम बात करें तो स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किए जाने वाला एपिकल मेरिस्टेम प्लांट बॉडी की जो पोजीशन होती है, प्लांट बॉडी में पोजीशन के आधार पर जो 3 कैटेगरी में मेरिस्टेमेटिक ऊतक को व्यक्त किया गया है, जिसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ऊतक है और लेटरल मेरिस्टेम। तो इन तीनों में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वह वास्तव में प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सजीव कोशिकाएं स्थायी हो जाने के पश्चात आमतौर पर विभाजन की क्षमता उसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन सजीवता के कारण उनमें विभाजन की जो योग्यता होती है वह आवश्यकता अनुसार पुनः प्रकट हो सकती है। यानी कि आवश्यकता होने पर जो स्थायी कोशिकाएं होती है वो विभाजनशील होकर के द्वितीयक ऊतकों का निर्माण कर सकती है। अतः किसी भी अंग में स्थायी सजीवता के बारे में बार बार विभाजित होने से विभज्योतक बन सकता है।
ऐसा विभज्योतक जो पादप शरीर में प्रारंभ से ही यानी कि हम कह सकते हैं भ्रूणीय अवस्था से ही उपस्थित नहीं होकर के बाद में स्थायी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाने से ऊतक बनता है, ऐसे ऊतक को द्वितीयक विभज्योतक यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। जैसे कि द्विबीजपत्री पादपों की मूल की जो कैम्बियम होती है या द्विबीजपत्री पादप के स्तंभ की जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है या कॉर्क कैम्बियम होती है, या हम कह सकते हैं कि घाव भरने वाले जो ऊतक होते हैं वो सभी सेकेंडरी मेरिस्टेम के उदाहरण है। आसपास की जो सजीव कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं से बना हुआ विभज्योतक द्वितीयक विभज्योतक के उदाहरण है। इस ऊतक के विभाजन से द्वितीयक स्थायी ऊतकों का भी निर्माण होता है, जिससे कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब हम दोस्तों यहाँ पर एक सारांश समरी के तौर पर जो है ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर ऊतकों का जो वर्गीकरण है उसे हम देखते हैं। पहला है प्रोमेरिस्टेम, प्रोमोडियल एम्ब्रियोनिक या यूमेरिस्टेम, जो कि भ्रूणावस्था में विकसित होने वाला प्रथम विभज्योतक होता है और यह तने और रूट के जो है मूल के शीर्ष भाग पर प्रेजेंट होता है। यह प्रथम विभज्योतक क्षेत्र होता है और इसका जो प्रमुख कार्य है वह है प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करना। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से इसका डेवलपमेंट होता है। इसकी कोशिकाएं हमेशा विभाजनशील होती है, डिविजिबल होती है और इसका कार्य होता है प्राथमिक विभज्योतक के डी डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन डिफरेंशिएशन से प्राथमिक स्थायी ऊतक प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कि प्राइमरी परमानेंट ऊतक से द्वितीयक विभज्योतक बनता है। यह ऊतक पादप की प्राथमिक अवस्था में यानी कि प्रारंभिक अवस्था में नहीं पाया जाता है और उसकी क्रियाशीलता से द्वितीयक वृद्धि पेड़ पौधों में पाई जाती है और इसका प्रमुख कार्य होता है द्वितीयक विभज्योतक के पुनः विभेदन से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण करना। डी डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। किसी भी स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के द्वारा पुनः विभज्योतक का बनना ही डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन तीनों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। यदि प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है, समझिए, यदि प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राथमिक स्थायी ऊतक का निर्माण होता है तो उसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है, अर्थात सामान्यतः प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है वो यानी कि उनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें पुनः विभाजनशील होने की कैपेसिटी होती है, जिसके कारण ये विभेदित होकर के यानी कि डी डिफरेंशिएशन के द्वारा सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण करती है। और अंतिम आता है कि जब सेकेंडरी मेरिस्टेम की कोशिकाएं सेकेंडरी परमानेंट ऊतक का निर्माण करती है तब उसे री डिफरेंशिएशन पुनः विभेदन कहा जाता है। तो ये तीन अलग अलग डेफिनेशंस है, विभेदन, विभेदन और पुनः विभेदन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे आगे के जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक के 3 और क्लासिफिकेशन है, उन्हें एक एक करके